1904 से 1905 तक का रूस जापान युद्ध 20वीं सदी की शुरुआत के सबसे महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखे संघर्षों में से एक है। ये युद्ध रूसी और जापानी साम्राज्य के बीच मंचूरिया व कोरिया में रणनीतिक हितों के लिए हुआ था। इस युद्ध ने नस्लीय और साम्राज्यवादी पदानुक्रमों के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को तोड़ दिया, खासकर यूरोपीय शक्तियों की अपने एशियाई समकक्षों पर मानी जाने वाली सैन्य और तकनीकी श्रेष्ठता को। आधुनिक इतिहास में पहली बार एक एशियाई देश ने युद्ध में एक बड़े पश्चिमी साम्राज्य को चुनौती देकर निर्णायक जीत हासिल की। इस युद्ध के वैश्विक प्रभाव तत्काल संघर्ष क्षेत्र से कहीं आगे तक फैले, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का पुनर्निर्माण हुआ। रूस के भीतर क्रांतिकारी अशांति भड़की और एशिया व अफ्रीका में उपनिवेश विरोधी आंदोलनों को बल मिला। इस युद्ध का कारण साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता, राष्ट्रवाद और आधुनिकता की प्रतिस्पर्धी अवधारणाओं में था, जिन्हें रूस और जापान ने अपनाया। जहां रूस अपने व्यापक साम्राज्यवादी मिशन के तहत पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, वहीं जापान की महत्वाकांक्षाएं खुद को एक वैध महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और उपनिवेशित देशों के भयावह भाग्य से बचने की इच्छा से प्रेरित थीं। इस युद्ध की पहचान क्रूर घेराबंदी, विशाल स्थल युद्धों और आधुनिक इतिहास की सबसे निर्णायक नौसैनिक भिड़ंतों में से एक सुशिमा की लड़ाई से हुई, जहां जापानी नौसेना ने दुनिया का चक्कर लगाते हुए महीनों लंबी यात्रा के बाद रूसी बाल्टिक बेड़े को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यह वैश्विक शक्ति राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने रूसी साम्राज्य की कमजोरी और अक्षमताओं को उजागर किया, वहीं जापान की स्थिति को एक आधुनिक सैन्य शक्ति के रूप में मजबूत किया। ऐसा करके इसने यूरो केंद्रित धारणाओं को चुनौती दी और 20वीं सदी में भविष्य के भू राजनीतिक पुनर्संयोजन की नींव रखी। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। रूस जापान युद्ध की जड़ें 20वीं सदी की शुरुआत में पूर्वी एशिया की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता और आंतरिक अस्थिरता के जटिल जाल में छिपी हुई हैं। रूस और जापान दोनों विस्तारवादी साम्राज्य थे, जिनके कोरिया और मंचूरिया में विरोधी हित थे। ये क्षेत्र उनकी राष्ट्रीय शक्ति की परिकल्पना के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बन चुके थे। यह युद्ध किसी अचानक हुई घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि वर्षों से बढ़ते तनाव, गलत आकलन और आपसी अविश्वास का चरम बिंदु था। जापान का क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उदय वास्तव में 1868 में मेइजी पुनर्स्थापना के बाद शुरू हुआ, जब देश ने तेज और राज्य नियंत्रित आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। एशियाई देशों की पश्चिमी साम्राज्यवाद के प्रति असुरक्षा को समझते हुए, जिसे सबसे प्रमुख रूप से चीन की अफीम युद्धों में हार से दर्शाया गया था, जापान ने पश्चिमी सैन्य, औद्योगिक और प्रशासनिक मॉडल अपनाने का प्रयास किया। 1890 के दशक तक जापान ने न केवल अपनी सेना और नौसेना का आधुनिकीकरण कर लिया था, बल्कि उसने यूरोपीय शक्तियों की तरह साम्राज्यवादी रुख भी अपना लिया था, जिनसे वह कभी डरता था। 1894 से 95 के पहले चीन जापान युद्ध में जापान की जीत उसकी एक क्षेत्रीय सैन्य शक्ति के रूप में शुरुआत को दर्शाती है। युद्ध का अंत शिमोनोसेकी संधि से हुआ, जिससे जापान को ताइवान, लियाओडोंग प्रायद्वीप मिला और कोरिया की स्वतंत्रता मान्य हुई, जिससे कोरिया जापान के प्रभाव क्षेत्र में आ गया। हालांकि जापान की उपलब्धियां ज्यादा समय नहीं टिकीं। 1895 के त्रिपक्षीय हस्तक्षेप, जिसकी अगुवाई रूस ने फ्रांस और जर्मनी के समर्थन से की, ने जापान को लियाओडोंग प्रायद्वीप चीन को वापस करने के लिए मजबूर कर दिया। रूस द्वारा पोर्ट आर्थर पट्टे पर लेना और दक्षिण मंचूरियाई रेलवे बनाना मंचूरिया पर उसकी मंशा दर्शाता था, जिससे टोक्यो में नाराजगी बढ़ी। जहां जापान एक उभरती हुई शक्ति था, वहीं रूस पहले से ही एक स्थापित साम्राज्य था, जो अपनी नौसैनिक महत्वाकांक्षाओं और व्यापार के लिए
प्रशांत महासागर में बर्फ मुक्त बंदरगाहों की तलाश कर रहा था। रूस की मंचूरिया और कोरिया में रुचि रणनीतिक और आर्थिक दोनों कारणों से प्रेरित थी। 1903 में ट्रांस साइबेरियन रेलवे और उसकी मंचूरिया से गुजरती दक्षिणी शाखा के पूरा होने से रूस की लॉजिस्टिक क्षमता बढ़ गई। हालांकि रूस का विस्तार अक्सर धीमा, नौकरशाही और स्थानीय परिस्थितियों व जापान की क्षमताओं के कम आकलन से चिन्हित था। जार निकोलस द्वितीय के नेतृत्व में रूसी सरकार ने जापान को द्वितीय श्रेणी की शक्ति मानकर उत्तरी चीन में अपना प्रभाव बढ़ाने में कोई बड़ा खतरा नहीं देखा। 1900 के बॉक्सर विद्रोह के बाद रूस ने मंचूरिया से सेना नहीं हटाई और कोरिया में उसकी बढ़ती उपस्थिति से जापान को अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व की चिंता होने लगी। 1902 और 1904 के बीच रूस और जापान के बीच कूटनीतिक वार्ताएं बार बार विफल हो गई थीं। जापान चाहता था कि मंचूरिया में रूसी प्रभुत्व के बदले उसे कोरिया में अपने हितों की मान्यता मिले, लेकिन रूस वार्ता टालता रहा और क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाता रहा। टोक्यो ने इन कदमों को बुरी नीयत और साम्राज्यवादी घमंड का संकेत माना। इसी दौरान जापान ने 1902 में ब्रिटेन से अहम गठबंधन किया। एंग्लो जापानी गठबंधन में यह शर्त थी कि अगर किसी भी हस्ताक्षरकर्ता पर 2 या अधिक शक्तियों द्वारा हमला किया जाता है तो दूसरा उसकी मदद के लिए आएगा। इस समझौते ने न केवल जापान को राजनयिक आत्मविश्वास दिया, बल्कि अन्य यूरोपीय शक्तियों को रूस की ओर से सीधे हस्तक्षेप करने से भी रोका। 1904 की शुरुआत तक जापान का धैर्य जवाब दे चुका था। 8 फरवरी 1904 को जापान ने पोर्ट आर्थर में लंगर डाले रूसी बेड़े पर रात में अचानक हमला किया, जिससे युद्ध की औपचारिक शुरुआत हुई। यह पूर्व निवारक हमला जापान की रणनीतिक सोच को दर्शाता था। रूस के अपनी पूरी ताकत झोंकने से पहले तेज और निर्णायक लड़ाई लड़ना, खासकर रूस के यूरोपीय केंद्र और उसके सुदूर पूर्वी क्षेत्रों के बीच विशाल दूरी को देखते हुए। दोनों साम्राज्य आंतरिक चिंताओं से भी प्रेरित थे। रूस में निरंकुश शासन को बढ़ती अशांति, आर्थिक कठिनाइयों और सुधार की मांगों का सामना करना पड़ रहा था। विदेशी युद्ध ने जार को जनता को एकजुट कर आंतरिक असंतोष से ध्यान हटाने का तरीका दिया। जापान ने जीत को सिर्फ संसाधन व क्षेत्र की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने तेजी से हुए आधुनिकीकरण को वैध ठहराने और पश्चिमी उपनिवेशीकरण रोकने के लिए भी जरूरी समझा। यह युद्ध एक आधुनिक संघर्ष के रूप में सामने आया, जिसे औद्योगिक युद्ध, भारी हताहतों और रणनीतिक गलतियों ने परिभाषित किया, खासकर रूस की ओर से। शुरुआत से ही जापान की सावधानीपूर्वक तैयारी और सामरिक पहल रूस के अति आत्मविश्वास, लॉजिस्टिक कमजोरियों और राजनीतिक अनिर्णय से बिल्कुल अलग थी। यह युद्धभूमि और समुद्र पर लड़ा गया। मुख्य अभियान मंचूरिया और लियाओडोंग प्रायद्वीप में केंद्रित थे और अंततः त्सुशिमा में नाटकीय नौसैनिक चरमोत्कर्ष पर समाप्त हुआ। 8 फरवरी 1904 की रात को बिना औपचारिक युद्ध घोषणा के जापान ने पोर्ट आर्थर, आधुनिक लुशुन में स्थित रूसी प्रशांत बेड़े पर अचानक टॉर्पीडो हमला किया, जिससे भारी नुकसान हुआ। हालांकि ये पूरी तरह से जीत नहीं थी, लेकिन ये शुरुआती हमला जापान की रणनीतिक पहल और गति पर जोर को दर्शाता था। रूसी बेड़ा सीमित और निरुत्साहित होकर अपनी संचालन क्षमता पूरी तरह नहीं पा सका। इसके तुरंत बाद जापानी जमीनी सेना कोरिया में उतरी और तेजी से उत्तर की ओर बढ़कर सियोल पर कब्जा कर लिया और यालू नदी, जो मंचूरिया की सीमा है, की ओर बढ़ गई। मई 1904 में यालू नदी की लड़ाई पहली बड़ी जमीनी भिड़ंत थी। जापानी सेनाओं ने रूसियों को निर्णायक रूप से हराकर अपनी बेहतर ट्रेनिंग, समन्वय और मनोबल दिखाया। युद्ध का एक बड़ा मोड़ पोर्ट आर्थर की घेराबंदी थी, जो अगस्त 1904 से जनवरी 1905 तक चली। जनरल नोगी मारिसुके के नेतृत्व में जापानियों ने भारी किलेबंदी वाले रूसी गढ़ पर बार बार हमले किए। यह घेराबंदी लंबी और खूनी थी, जिसमें खाइयों का युद्ध और भारी नुकसान वाले सीधे मोर्चे के हमले शामिल थे। रूसी प्रतिरोध के बावजूद जापानी सेनाएं बंदरगाह पर नजर रखने वाली प्रमुख पहाड़ियों और तोप स्थानों पर कब्जा करने में सफल रहीं। फिर 2 जनवरी 1905 को रूसी कमांडर जनरल अनातोली स्टेसल ने पोर्ट आर्थर जापान को सौंप दिया,
जो विवादास्पद और शायद समय से पहले था, जिससे जापान को एक बड़ी रणनीतिक जीत मिली। पोर्ट आर्थर पर जापान के कब्जे के बाद प्रशांत में रूसी बेड़ा लगभग निष्क्रिय हो गया। इसी दौरान जापानी और रूसी सेनाओं के बीच मंचूरिया में कई बड़े पैमाने पर युद्ध हुए और अगस्त से सितंबर 1904 के बीच लियाओयांग की लड़ाई दोनों सेनाओं के बीच पहली बड़ी जमीनी भिड़ंत थी। बेहतर संख्या के बावजूद जनरल अलेक्सी कुरापाचकिन के नेतृत्व में रूसी सेना खराब समन्वय और दबाव में पीछे हटने की प्रवृत्ति के कारण हार गई। जापानी जीत महंगी रही, लेकिन इससे उनका मनोबल बढ़ा और रूसी रसद पर दबाव पड़ा। एक और निर्णायक स्थल युद्ध फरवरी से मार्च 1905 के बीच मुग्देन की लड़ाई में हुआ, जो उस समय के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी। हैरानी की बात है कि इसमें 5 लाख से ज्यादा सैनिक थे। जनरल ओयामा इवाओ के नेतृत्व में जापानियों ने 3 हफ्ते चले एक जटिल अभियान में रूसियों को घेर लिया और रणनीति से मात दी। हालांकि ये पूरी तरह से पीछे हटना नहीं था, लेकिन रूसी सेनाओं को उत्तर की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण प्रशासनिक और परिवहन केंद्रों को छोड़ना पड़ा। इस हार ने रूसी नेतृत्व को चौंकाया और युद्ध के लिए जनता का समर्थन कमजोर किया। रूस को अंतिम झटका समुद्र में लगा। प्रशांत बेड़ा क्षतिग्रस्त होने पर रूस ने बाल्टिक बेड़े को दूसरा प्रशांत स्क्वाड्रन नाम देकर बाल्टिक सागर से पूर्वी एशिया तक 18,000 मील कठिन यात्रा पर भेजा। 6 महीने से ज्यादा चली इस यात्रा में यांत्रिक खराबियों, खराब मनोबल और कूटनीतिक घटनाओं ने परेशान किया, जिसमें ब्रिटिश मछली पकड़ने वाली नावों पर गलती से गोलीबारी भी शामिल थी, जिसे बाद में डॉगर बैंक घटना कहा गया। 27 से 28 मई 1905 को त्सुशिमा जलडमरू मध्य के पास रूसी बेड़े को एडमिरल टोगो हेइहाचिरो के नेतृत्व में प्रतीक्षारत जापानी नौसेना ने रोक लिया। त्सुशिमा की लड़ाई रूस के लिए एक बड़ी आपदा थी। चतुराई से मात खाकर और हथियारों में पिछड़कर लगभग पूरा रूसी बेड़ा या तो पकड़ा गया या डूबा। कुछ ही जहाज बच सके। इस जीत ने समुद्र पर जापान का प्रभुत्व साबित की और रूस की सफलता की उम्मीद खत्म कर दी। त्सुशिमा का गहरा प्रतीकात्मक महत्व भी था। एक एशियाई शक्ति ने खुले युद्ध में एक प्रमुख यूरोपीय बेड़े को नष्ट कर दिया था, जो 20वीं सदी की शुरुआत के इतिहास में अभूतपूर्व घटना थी। रूस जापान युद्ध को अक्सर आधुनिक युग का पहला बड़ा संघर्ष माना जाता है। इसमें खाई युद्ध, मशीन गन, कांटेदार तार, लंबी दूरी की तोपें, वायरलेस संचार और सैनिकों की आवाजाही के लिए रेल परिवहन का समन्वय शामिल था। इन विकासों ने निकट भविष्य के प्रथम विश्व युद्ध की तकनीकी और रणनीतिक वास्तविकताओं का संकेत दिया। इस युद्ध ने आधुनिक युद्ध के मैदान में मनोबल, खुफिया जानकारी और रसद की महत्ता को भी दर्शाया। जापानी सेनाओं ने उच्च स्तर का अनुशासन और राष्ट्रीय एकता बनाए रखी, जबकि रूसी सैनिक, जिनमें से कई कम प्रशिक्षित भर्ती थे, अव्यवस्था और कम मनोबल, भ्रष्टाचार, पुरानी कमान संरचनाओं और आंतरिक असंतोष से जूझ रहे थे, जिससे रूसी सैन्य प्रयास और भी अधिक प्रभावित हुआ। इस युद्ध ने दोनों साम्राज्यों के साथ साथ पूरे अंतर्राष्ट्रीय तंत्र पर गहरे और स्थायी प्रभाव छोड़े। जापान ने रणनीतिक और प्रतीकात्मक जीत हासिल की, जबकि इस युद्ध ने रूसी साम्राज्य की कमजोरी उजागर कर देश में क्रांतिकारी अशांति को बढ़ावा दिया। ये संघर्ष साम्राज्यवाद और नस्लीय संबंधों के इतिहास में अहम मोड़ था, जिससे पूर्व और पक्षपाती पश्चिम के बीच शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव आया। रूसी साम्राज्य के लिए ये युद्ध एक आपदा था। सैन्य दृष्टि से इससे योजना, नेतृत्व और बुनियादी ढांचे की कमजोरियां उजागर हुईं। इस हार ने जार निकोलस द्वितीय की सत्ता को कमजोर कर दिया और इस विचार को भी बदनाम कर दिया कि रूस एक आधुनिक, सक्षम महाशक्ति है। युद्ध ने रूस की रसद क्षमताओं को हद से ज्यादा खींच दिया और साम्राज्य की कमजोरी उजागर कर दी, जिसे कठोर नौकरशाही और पुरानी संस्थाएं चला रही थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस हार ने आंतरिक अशांति को तेज कर दिया। रूसी जनता, जो पहले से ही खराब कामकाजी हालात, भोजन की कमी और राजनीतिक दमन से जूझ रही थी, आक्रोशित हो उठी। जनवरी 1905 में, जब युद्ध अभी भी जारी था,
सेंट पीटर्सबर्ग में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर घातक बल प्रयोग किया गया, जिसे बाद में ब्लडी संडे के नाम से जाना गया। इस नरसंहार ने 1905 की क्रांति को भड़का दिया, जिसमें हड़तालों, किसानों के विद्रोहों और बगावतों की लहर उठी, जिसमें प्रसिद्ध युद्धपोत पोतेमकिन पर बगावत भी शामिल थी। अशांति को शांत करने के लिए जार निकोलस को रियायतें देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे रूस की पहली राष्ट्रीय सभा डूमा की स्थापना हुई। हालांकि उसकी शक्तियां सीमित थीं और उन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता था, फिर भी डूमा ने निरंकुशता के प्रतीकात्मक रूप से कमजोर पड़ने को दिखाया। युद्ध ने वास्तव में ज़ारशाही सत्ता के विघटन को उजागर किया और तेज कर दिया, जो प्रवृत्ति 1917 की रूसी क्रांति में चरम पर पहुंची। सितंबर 1905 में पोर्ट्समाउथ संधि से युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हुआ, जिसकी मध्यस्थता अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने की थी और बाद में उन्हें अपने प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला। इस संधि ने कोरिया में जापान के हितों को मान्यता दी और दक्षिणी मंचूरिया में रूस की पट्टेदारी स्थानांतरित की। हालांकि इससे शत्रुता खत्म हुई, लेकिन संधि ने दोनों पक्षों को असंतुष्ट रखा। रूस को अपमानित होना पड़ा, पर उसने अधिकतर साइबेरियाई क्षेत्र रखा। जापान को प्रतिष्ठा और प्रभाव मिला, लेकिन उसे वह सारी क्षतिपूर्ति या भूमि नहीं मिली जिसकी उसे उम्मीद थी। यह संधि एशियाई कूटनीति के अंतर्राष्ट्रीयकरण में भी एक महत्वपूर्ण शर्त थी। इससे अमेरिका का वैश्विक मामलों में मध्यस्थ के रूप में उदय और जापान की शक्ति राजनीति में भागीदारी मजबूत हुई। इसके विपरीत जापान इस संघर्ष से एक वैश्विक शक्ति बनकर उभरा। उसकी सैन्य सफलता ने दुनिया को चौंकाया और मेजी पुनर्स्थापन से शुरू हुए दशकों के आधुनिकीकरण को सही ठहराया। इस जीत से जापान को कोरियाई प्रायद्वीप, दक्षिणी मंचूरिया, पोर्ट आर्थर का पट्टा और दक्षिण मंचूरियाई रेलवे का नियंत्रण मिला। हालांकि जापान ने इससे भी अधिक क्षेत्रीय लाभ की उम्मीद की थी, लेकिन अब उसका क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित हो गया था और यह किसी भी अन्य संभावित लाभ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। यह युद्ध जापान के अधिक मुखर और अंततः आक्रामक साम्राज्यवादी विस्तार की शुरुआत का प्रतीक भी था। 1910 में उन्होंने औपचारिक रूप से कोरिया को अपने अधीन कर लिया और कठोर उपनिवेशवादी शासन की एक अवधि की शुरुआत की। अपनी जीत से उत्साहित जापान ने पश्चिमी शक्तियों के समकक्ष बनने की कोशिश की, जिससे पूर्वी एशिया में प्रमुख शक्ति बनने की उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ी। घरेलू स्तर पर युद्ध ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया और सेना की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, खासकर नौसेना के गौरव को। हालांकि पोर्ट्समाउथ संधि से मिली सीमित उपलब्धियों, खासकर रूसी मुआवजे की कमी, ने जापान के राष्ट्रवादियों के बीच असंतोष की भावना पैदा कर दी। ये एक ऐसी अंतर्धारा थी जो 1930 के दशक के आक्रामक सैन्यवाद में फिर से उभर आई। रूस जापान युद्ध का उपनिवेशित दुनिया भर में गहरा मनोवैज्ञानिक और वैचारिक प्रभाव पड़ा। एक एशियाई देश द्वारा यूरोपीय साम्राज्य की हार ने गहरे नस्लीय पदानुक्रमों को चुनौती दी। एशिया और अफ्रीका में ये युद्ध उपनिवेशवाद विरोधी संभावनाओं का शक्तिशाली प्रतीक बना। भारतीय राष्ट्रवादी, वियतनामी क्रांतिकारी और अफ्रीकी बुद्धिजीवी जापान की सफलता को पश्चिमी प्रभुत्व की अनिवार्यता के विरोध का प्रमाण मानते थे। यहां तक कि यूरोप में भी इस हार को हैरानी के साथ देखा गया। गैर पश्चिमी लोगों को स्वाभाविक रूप से हीन मानने वाली नस्लवादी धारणाएं चुनौती दी गईं और कई यूरोपीय शक्तियां जैसे ब्रिटेन जापान के प्रति अधिक सतर्कता और सम्मान दिखाने लगीं। एंग्लो जापानी गठबंधन को नवीनीकृत और बढ़ाया गया, जिससे जापान को वैश्विक मंच पर तेजी से वैध खिलाड़ी माना गया, जिसका शिखर प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ उसकी भागीदारी थी। हालांकि इस जीत का एक काला पक्ष भी था। इसने जापानी विशिष्टताबोध और साम्राज्यवादी विजय की आवश्यकता में विश्वास को बढ़ावा दिया। समय के साथ रूस के खिलाफ विजय की याद को सैन्यवाद और विस्तारवाद के औचित्य में बदल दिया गया। 1930 के दशक में जापान ने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में उपनिवेश साम्राज्य बनाने की कोशिश की। युद्ध के तुरंत बाद कई पश्चिमी पर्यवेक्षकों ने जापान की जीत को वैश्विक शक्ति के क्षेत्रों में संरचनात्मक बदलाव के संकेत के बजाय एक अप्रत्याशित अपवाद के रूप में देखा। यूरोपीय विश्लेषक अक्सर रूस की हार का कारण उसकी रसद संबंधी अक्षमता या आंतरिक पतन को मानते थे,
न कि जापानी रणनीतिक और सामरिक श्रेष्ठता को। यूरो केंद्रित नजरिया एक एशियाई शक्ति से श्वेत ईसाई साम्राज्य की हार स्वीकारने में संघर्ष कर रहा था। कुछ लोगों ने, खासकर ब्रिटिश और अमेरिकी प्रेस में, जापान की दक्षता और अनुशासन की सराहना की, लेकिन इसे अक्सर अनोखेपन या उपेक्षापूर्ण लहजे में दिखाया, जिससे युद्ध को जिंदगी में एक बार घटने वाली कहानी जैसा माना गया। सैन्य सिद्धांतकारों और रणनीतिकारों ने रूस की हार को गंभीरता से लिया। एल्फ्रेड थायरमेन ने सुशीमा की नौसैनिक सीखों का, जबकि यूरोपीय जनरलों ने आधुनिक तोपखाने और खाई युद्ध के लिए पोर्ट आर्थर की घेराबंदी का अध्ययन किया। फिर भी अपनी वैश्विक प्रभुत्व में विश्वास बनाए रखने के इच्छुक साम्राज्यों ने व्यापक राजनीतिक प्रभावों को कम करके आंका। सोवियत विद्वानों ने मजदूरों व सैनिकों की पीड़ा पर ध्यान दिया और युद्ध को केवल सैन्य या भू राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि सर्वहारा जागरण के उत्प्रेरक के रूप में दिखाया। जापान में रूस पर जीत को साहित्य, कला और शिक्षा में यह दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया कि जापान का महान शक्तियों में उचित स्थान है। हाल की विद्वत्ता ने रूस जापान युद्ध को साम्राज्यिक पतन के व्यापक संदर्भों में देखा है। इतिहासकार जॉन डब्ल्यू स्टीनबर्ग, रोटेम कोहन और जे.एन. वेस्टवुड ने बताया है कि ये युद्ध नस्लीय व भू राजनीतिक धारणाओं को चुनौती देता है और इसे अब एक ऐसा संक्रमणकालीन युद्ध माना जाता है जो तकनीक व पैमाने में आधुनिक है, लेकिन 19वीं सदी की साम्राज्यवादी विचारधाराओं से जुड़ा है। पश्चिमी शक्तियों, खासकर जर्मनी और ब्रिटेन को रूस की हार से ये सीखना चाहिए था कि आधुनिक युद्ध न तो छोटा होगा और न ही गौरवपूर्ण। रूस जापान युद्ध दो विस्तारशील साम्राज्यों के बीच केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष से कहीं अधिक था। यह एक परिवर्तनकारी घटना थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को नया रूप दिया, लंबे समय से चली आ रही शक्ति संरचनाओं की नाजुकता को उजागर किया और एक नए भू राजनीतिक युग की शुरुआत का संकेत दिया। रूस पर जापान की जीत आधुनिक इतिहास में पहली बार थी जब किसी गैर पश्चिमी शक्ति ने खुले युद्ध में एक यूरोपीय साम्राज्य को हराया था। इसने साम्राज्यवादी विचारधारा और नस्लीय पदानुक्रम की नींव को हिला दिया, जो सदियों से वैश्विक राजनीति का आधार रहे थे। इस युद्ध ने रूस में ज़ारशाही शासन की अक्षमता और भ्रष्टाचार उजागर कर दिए और मंचूरिया तथा समुद्र में हुई सैन्य विफलताओं ने न केवल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को कम किया, बल्कि आंतरिक अशांति को भी उत्प्रेरित किया, जो 1905 की क्रांति के रूप में फूट पड़ी। इस संकट के क्षण ने राजनीतिक अस्थिरता की एक ऐसी दिशा शुरू की जो अंततः एक दशक से थोड़ा अधिक समय बाद रोमानोव वंश के पतन में समाप्त हुई और इसने 20वीं सदी के इतिहास की दिशा ही बदल दी।